हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 28 अक्टूबर का करंटली का एपिसोड है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स पीवाईक्यूज करते हैं। टुडे इज द 5th डे। आज मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। सो डे 5 लिखना है आपको, वीडियो पॉज करना है और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड उसको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। टेक पार्ट इन बेसिक्स है, देख लीजिए। प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं लोकसभा के। बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, ठीक है। स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा, ठीक है। ये चार चीजें हैं उनके पार्ट्स। आपको देखना है इनमें से कौन सा होगा। एंड ऑल्सो थोड़ा सा ऑप्शंस किस तरह से बनाए गए हैं ना, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। होता है ना अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। जो ये लॉ ऑफिसर्स है ना, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। तो आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एजी तो है ही, उसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल भी है। देन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस, ठीक है। देख लीजिएगा आप, आपको जो भी सही लगे करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इसका क्वालिटी ख़राब है, रीज़न बिंग की जो ओरिजिनल पेपर है 2012 का है ये, तो क्वालिटी पहले से ही ख़राब था। फिर भी मैं इसको रीड कर देता हूँ सो दैट आप लोग इसको कर लो, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हो। In India, other than ensuring that the public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of कंट्रोलर? मतलब क्या की ऑफिस की बात की जा रही है कि कैसे एफिशिएंटली काम हो उसके लिए। तो चार हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। अब इन चारों में से कितने करेक्ट होंगे यही निकालना है। फाइन, पढ़ देता हूँ। CAG exercises exchequer control on behalf of the parliament when the president of India declares national emergency, ठीक है। CAG जो है, CAG जो है, वो संभाल लेता है एक बार जब प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी, सॉरी नेशनल या फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों लगा देते हैं, मतलब एक्सचेकर को संभाल लेता है। Then the second statement is CAG reports on the execution of projects or programs by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee, ठीक है। सो कैग जो है ना, मतलब रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज, ठीक है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है, मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज। तो इसी के रिपोर्ट के बेसिस पे डिस्कशन होती है इस कमिटी के अंदर। ये कह रहा है स्टेटमेंट सेकेंड। द थर्ड स्टेटमेंट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम CAG रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ वाइल मैनेजिंग। मतलब इनके जो रिपोर्ट्स है इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। And the fourth fourth statement is, while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers, ठीक है, for prosecuting those who have violate the law, ठीक है। अब आपको सॉरी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बोलने में आज। जो है हेल्थ थोड़ा डिटेरियोरेट हो गया है कोल्ड एंड कफ की वजह से। फाइन, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जितना हो पाए। सो फिर ये हुआ, आपको खोजना है एंड अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन पे। CAG हो गया, AG हो गया, एंड देन द क्वेश्चन इज फ्रॉम फाइनेंस कमीशन, ठीक है। क्या इसका काम है? करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है कि इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये आप खुद से करो। फाइन, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये वाला हमने कर रखा है लेकिन फिर भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे मैड लगेगा, क्लियरली लगेगा मैड, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ऑप्शन सेट किए गए हैं ना, हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी है ना, उसको यूज करके हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, और सिक्स्थ क्वेश्चन कह सकते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने किस तरह से
हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन किया है, तो वो डिवाइड करता है ना कैसे शेयर करना है, तो अलग अलग कैटेगरीज में, तो इसी को हमें देखना है कि कौन सा इसमें से आता है 15 फाइनेंशियल कमीशन के क्राइटेरिया के अंदर, कौन सा नहीं आता है, तो कितने सही है कितने गलत है। टोटल 6 क्राइटेरियाज थे, ठीक है, आपको ये अटेम्प्ट करना है। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आउट ऑफ दिस 4, अब आपको देखना है, आपको ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे, मुझे जल्दी से इसको देखना है। सो लेट अस सी, अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76, आर्टिकल 88, ठीक है, इन दोनों को देखना है, तो उसमें आपको ये पता चलेगा क्लियरली वोट नहीं कर सकता है, तो 4 जब ही गया तो एंड कमिटी का मेंबर बन सकता है लोकसभा में, स्पीक बोल सकता है लोकसभा में, एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, ये तीनों कर सकता है। तो बेसिक था ये, अगर आपको थोड़ा सा भी, और ये आपके बेसिक सोर्स से है, कोई यहाँ पे लॉजिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सोर्स अगर पढ़ोगे तो इतना आना चाहिए। देन वी हैव, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था, वैसे बेसिक सोर्स से है ये भी क्वेश्चन, बट दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, रीजन बिंग की अटॉर्नी जनरल के लिए तो है, बट सॉलिसिटर जनरल के लिए मुझे याद है, मैं एग्जाम हॉल में जब ये मतलब ये 2022 या 3 का है क्वेश्चन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 22 का है या 23 का, तो मैं एग्जाम हॉल में जब बैठा था ना, तो मुझे भी ये कॉन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। अगर आप आंसर नहीं जानते हो तो क्या सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी आर्टिकल 76 में लिख रखा है क्या, या 88 में? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे देखो तो सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये पोस्ट बनाए गए हैं, ठीक है, एंड ये पोस्ट जो है ना असिस्ट करते हैं, जो एजी है अटॉर्नी जनरल है उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ, नहीं, बस अटॉर्नी जनरल ही है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट, आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट चाहेंगे इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनली ऐसा होता है कि वो रिजाइन कर देते हैं जैसे ही गवर्नमेंट जाती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो रह भी सकते हैं, ओके, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पढ़ने में तो आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी, कर लेता हूँ। देखो इसमें सिंपल है कि जुडिशियल पावर्स नहीं है सीएजी के पास, पहला ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर आपने सीएजी आर्टिकल 148 से फर्दर जो आगे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये भी बेसिक सोर्स का ही पार्ट है। देन वी हैव सीएजी एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल, ऐसा कहीं लिखा गया है 352, 360, ठीक है, या सीएजी के जो आर्टिकल्स है रिस्पेक्टिव, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये भी गलत है कम्प्लीटली, ठीक है। एंड देखो इस चीज को, ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, अगर देखो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, अब इन दोनों में से चूज करना है, ठीक है। ये 4 तो कम्प्लीटली 4 एंड फर्स्ट इज रॉन्ग, तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बचता है अब थर्ड में हमें देखना, 2 तो करेक्ट हो गया ऑप्शन के हिसाब से, 2 3 कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो ये तो वैसे भी करती है, अगर आपने पढ़ा होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सीएजी के बारे में पढ़ा होगा, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, खास करके जो वो फाइनेंशियल कमिटीज है उससे रिलेटेड अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देन वी हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स, देखो ये लॉजिकल चीज है, उसको आप यूज कर सकते हो ना प्रोसिक्यूट करने के लिए, किसी को क्यों नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों नहीं कर सकते, एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ, कर सकते हैं हम, बेसिकली कर सकते हैं। आप अगर याद है 2G स्पेक्ट्रम, अगर आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेज हो तो इसको यूज किया गया था इसी तरीके से, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, सिंपल है, इसका क्या काम होता है आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का सिंपल सा काम है कि रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट्स, ठीक है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो डिवोल्यूशन होता है, ये काम है। अब अगर देखो ना, ये तीनों स्टेटमेंट नहीं उसको सही, मतलब एक भी उस मेन फंक्शन पे नहीं दे रहा है, और ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इनका काम नहीं है,
फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से इसका क्या लेना देना। इनका काम किसके साथ है, सेंटर स्टेट और स्टेट्स के अमाउंट किस तरह से टैक्स जो है नेट प्रोसीड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट इंकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन, ये इसका क्या मतलब, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तो कोई लॉजिक नहीं। तो तीनों गलत है, सो डी होगा, नन होगा। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप लोगों को पता होगा कि अगर देखो तो 41% के आसपास है, 45 तो नहीं है, 41 42 पे कंफ्यूजन होगा 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो सीधा ये मैड लगेगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी 2 हटा दो ना, 1C। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। अगर आपने 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन मुझे याद है 2023 का है, ये मैंने किया था एग्जाम हॉल में और करेक्ट हुआ था। क्या, तो सिंपल है कि जो क्राइटेरियाज है, 6 क्राइटेरियाज है, उसमें से अगर देखो तो ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड स्टेबल गवर्नमेंट, ये दोनों नहीं थे, बाकी 3 थे, और भी 3 थे, आप लोगों को वो एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, सो ओनली 3 होगा। एंड इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अरे मैंने तो ये लिखा था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 2008 में, तो एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक है, 18 में। तो उससे पहले ये भी मतलब स्टैट्यूटरी ही बॉडी थी। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो बस ये है और बाकी एक भी नहीं है। ये मतलब क्लियर है ना। तो ये 7 क्वेश्चंस थे। कल मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे क्वेश्चन करा दूंगा, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है। फाइन, ओके। सो द डायमेंशन फैक्ट्री का आज का ये क्वेश्चन है, मैंने टॉपिक पहले ही बता दिया था, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये आपका आंसर है। सो आज थोड़ा डिस्कस करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ। तो आप लोग ना डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने प्रोसेस तरीका बताया, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आपके सामने है, एंड 7 to 9 PM के बीच में आप हमारे डेडिकेटेड ग्रुप 2026 का, जिसका लिंक जो है जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसका सेकेंड लिंक पे दिया हुआ है, तो आप उसको पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एंड आपको अगर टॉपर्स की आंसर देखने तो ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड देखो प्रेजेंटेशन भी देखो कितना अच्छा है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो कि कैसे आंसर लिखा जा सकता था। पर मैंने जो बेसिक बताया ना, जो सी को डिमांड क्या है क्वेश्चन का, एस स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे, ठीक है, एंड देन इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो, कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो, वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन मेनली इधर, तो वही काम आएगा। तो यही आपका जस्ट गिव मी मिनट, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप अपने कॉपी को एक हद तक इवेलुएट कर पाए। वैसे तो मैं देख ही देता हूँ एवरीडे, कल भी 50+ कॉपीज हुई थी सबमिट, ऑल्दो कल छठ पूजा थी। हम कल 1-2 दिनों में देखेंगे और भी बच्चे आएंगे, सो लेट अस सी। एंड ये सेकेंड जो है इनका आंसर का सेकेंड पेज है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स पे। टोटल 6 आर्टिकल्स हैं। एक तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसके बारे में जो न्यूज़ आई है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ में ये करवाई जाएगी, पहले बिहार में हुई, अब पूरे भारत में होगी धीरे धीरे। देन सुप्रीम कोर्ट ने MG नरेगा जो रिजम्पशन है उसको लेकर जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी को बरकरार रखा। ठीक है, तो अब ये रिज्यूम होगा वेस्ट बंगाल में। अब क्यों हुआ था, क्या इशूज थे, MG नरेगा नहीं 2022 से लागू हो रहा था इन वेस्ट बंगाल, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई रिमेंबर कि इसको एक बार मैंने पहले भी प्रीवियस मंथ्स में डिस्कस किया, फिर से एक बार कर दूंगा। ठीक है, देन द थर्ड आर्टिकल इज साइंस एंड टेक में जो लीडरशिप है, कैसे USA ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पीछे जा रहा है, ठीक है, एंड चाइना कैसे लीड ले रहा है। तो ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है, इसको हम देखेंगे। डेटा स्पेसिफिक आर्टिकल है, मेंस के लिए मेनली है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। देन वी हैव डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज की डिक्लाइन हो रही है। मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या डोगरी लैंग्वेज जो है वो हमारे जो 8th स्केड्यूल है ना लैंग्वेज, 22 स्केड्यूल लैंग्वेज, उसका पार्ट है या नहीं है। अगर है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप डेफिनेटली लिखना।
ठीक है। CIC जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है बहुत दिनों से, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि इसका आप जल्दी से करो कुछ, इतना वेट क्यों कर रहे हो आप। ठीक है, तो हम CIC, IC इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे अपने बेसिक्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। देन वी हैव एक प्लेसेस इन न्यूज जो है उसको लेकर है, दारफुर रीजन आपको पता होगा, तो उसमें एक नया डेवलपमेंट आया है, उसको हम देखेंगे। अल फसर सिटी है, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया है RSF ने। पता है सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है बहुत दिनों से, तो उसी में एक नया डेवलपमेंट है और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है SIR, आपको पता है 6 महीनों से, पिछले 5-6 महीनों से लगातार न्यूज में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका सेकेंड जो है 2.0 आने वाला है। पहले फर्स्ट जो इसका अगर कहो तो ये बिहार में हुआ था, बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो लेट अस सी क्या है। सो द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2.0 ऑफ वोटर लिस्ट across 12 states and UTs, including poll bond, Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Puducherry, covering 51 crore voters. So 12 states and union territories में ये होगा, इसका जो सेकेंड वर्जन है, एंड 51 करोड़ वोटर्स को ये मतलब कवर करेंगे। और मेनली जो स्टेट्स है ना वो पोल बॉन्ड है, मतलब जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें होंगे। ठीक है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड ऑल, न्यूज़ में भी रहा है ना, ये लोग जो है इनकी जो अभी करेंट गवर्नमेंट है इसको एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं SIR को। अब हम देख लेते हैं एक और चीज़, असम में भी इलेक्शन होने वाला है, बट असम को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम दिस बॉन्ड ड्यू टू इट्स अपकमिंग असेंबली इलेक्शन एंड ऑनगोइंग जो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस है। असम के लिए सेपरेटली करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है असम के लिए नहीं करवाया जाएगा, बट ये जो 12 मतलब कि स्टेट्स हमने देखा, यूटीज देखा, एंड इनमें से मोस्टली पोल बॉन्ड स्टेट्स या यूटीज आ रहे हैं। सो इस चीज़ को देखते हुए असम को सेपरेटली करवाया जाता है, उसका रीजन है NCR। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है असम में सेपरेटली, आपको पता है। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट देयर आर सेपरेट प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन असम, देख लो। Under the supervision of the Supreme Court, the exercise of checking citizenship is about to be completed. So basic यही है, आपको ये समझना था। एंड SIR क्या है आपको वैसे पता होगा, पर फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि एक लार्ज स्केल जो है ना डिटेल्ड प्रोसेस अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपडेट एंड वेरीफाई इलेक्टोरल रोल्स बियॉन्ड द यूजुअल एनुअल समरी रिवीजन। ठीक है, सो यूजुअल जो समरी रिवीजन की जो डेट फिक्स होती है ना उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। और ये क्या इंश्योर करता है, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, इन एलिजिबल वोटर्स जो है उनको हटाया जाए, ठीक है, फिर ऐड किया जाए, इस तरह से चीज़ें भी मतलब उसके लिए ऑप्शन खुले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑल एलिजिबल सिटीजन्स आर इनरोल्ड, ये इंश्योर करता है। डुप्लीकेट और इन एलिजिबल एंट्रीज, डेथ, माइग्रेशन एटसेट्रा आर रिमूव्ड। ठीक है, एंड इलेक्टोरल रोल्स रिमेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट। ठीक है, तो सो यही है, थोड़ा सा बेसिक्स था जिसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सेकेंड आर्टिकल पे। वेस्ट बंगाल वर्कर्स यूनियन पार्टीज वेलकम एपेक्स कोर्ट ऑर्डर ऑन रिजम्पशन ऑफ MG नरेगा। सिंपल है, ये आर्टिकल मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, जो शुरू से ही मतलब कि इस इनिशिएटिव का पार्ट रहे हैं, तो देख लेते हैं। ये आप गवर्नेंस से इसको कनेक्ट कर सकते हो, स्कीम जो है MG नरेगा इससे देख सकते हो। ठीक है, या जो GS2 से कह लो ओवरऑल। तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ पिटीशन फाइल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट चैलेंजिंग अ कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर दैट डायरेक्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MG नरेगा, मतलब अब इसका नाम थोड़ा चेंज करके MGNREGS कर दिया गया है। ठीक है, सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो हमें बचपन से ही है MG नरेगा बोलने की आदत, तो इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये MGNREGS अब एग्जैक्ट नाम है। सो जो कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर था ना, उसमें ये कहा गया था कि 1 अगस्त 2025 से लागू होना चाहिए MGNREGS इन बंगाल, वेस्ट बंगाल।
अब कोलकाता हाईकोर्ट तक बात क्यों गई, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो जो MGNREGS के अंदर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, तो उसके पास ये भी पावर है कि अगर उसको लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि इरेगुलरिटीज है, तो वो फंड्स रोक सकती है। और इसी बेसिस पे 2022 से ना फंड्स रोक रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफ वेस्ट बंगाल इस मतलब स्कीम के अंदर। तो इसी चीज को चैलेंज किया गया और उसी चीज को हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसको रिज्यूम किया जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2025 से। बट इस चीज को ना सेंटर ने मतलब कि जो इस आदेश को ना सेंटर ने माना ना स्टेट ने माना, सॉरी। So the central government had halted the scheme in West Bengal since 2022, citing financial irregularities. The Supreme Court's order is seen as the victory for rural workers and तो अब इस जजमेंट को जब फिर से क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक गई, पिटीशन डाला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही मानना पड़ेगा। सो इट इंश्योर्ड, अब मैंडेटरी हो गया है कि आप हाई कोर्ट को भी ऑर्डर को नहीं मान रहा था सेंटर एंड स्टेट, अब जो है ना अब मैंडेटरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिसल नो मेक्स इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी, री इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल गारंटी ऑफ वर्क अंडर MGNRE, ठीक है, NREGS, ठीक है। सो बेसिक समझ आ गया। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी, ऐसा लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फंड रोक दिया गया। कब? 2022 से। एंड देन इसको चैलेंज किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको 1 अगस्त 2025 से रीस्टार्ट किया जाए, बट ये नहीं हो पाया। फिर बात सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में बात जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी बोला कि इसको आप रिज्यूम करो, ठीक है। सो यही है, आपको पता है MGNREGA जो है, MGNREGS जो है, वो राइट टू वर्क इस चीज को इंश्योर करता है। और ये कहाँ से, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से बल दिया राइट टू वर्क को, इसको राइट टू लाइफ का पार्ट माना अंडर आर्टिकल, बताओ कौन सा आर्टिकल होगा? 21, ठीक है। यही है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल एक तरह से कंपैरिजन है, देख लीजिए। कंपेयर्स US डिक्लाइन एंड चाइनाज rise in global scientific leadership due to the contrasting approaches in funding, policy and research and development investment. So ये 3-4 रीजन्स की वजह से US का एक तरह से डिक्लाइन हो रहा है, या स्टैग्नेंट कह सकते हो गया है रिसर्च में, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, एंड चाइना का राइज हो रहा है, ठीक है। इस आर्टिकल में कंप्लीट कंपैरिजन ही है US एंड चाइना का, हम है भी नहीं, मतलब इंडिया की तो बात हुई ही नहीं। सो डेटा ओरिएंटेड है अगर आप देखो, ठीक है। थोड़ा सा दिखाई देता हूं। तो ट्रम्प जब से आए हैं, सेकेंड टर्म जब उनका शुरू हुआ है, तो उन्होंने फंड्स काटना पहले शुरू किया, ठीक है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज रिकरेंटली कटिंग बेसिक रिसर्च फंडिंग एंड डिसरप्टिंग द US साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम एज नेवर बिफोर, ठीक है। मोर देन 1000 ग्रांट्स वर टर्मिनेटेड। इस जनवरी 20 से लेके मार्च 25 के बीच में 1000 ग्रांट जो है ना उसको टर्मिनेट किया गया। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ठीक है, फंडिंग इज डाउन बाय 31%। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसकी फंडिंग 21% गिरा दी। एंड नेशनल साइंस फाउंडेशन जिस बाय 9% इनकी फंडिंग। एंड इवन नासा वाज नॉट स्पेयर्ड। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट साइंड इनटू लॉ ऑन जुलाई 4 कॉल्स for a 56% cut to the current 9 billion जो NSF बजट है। NSF क्या हो गया? नेशनल साइंस फंड कह सकते हो, NSF यही था ना अभी, ठीक है। तो उसमें ये डिक्रीज आया। अब ये इतना डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब इतना याद रहेगा, इसका नोट्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। नोट्स बनाने के लिए ज़रूरत क्या है, हमें ये लिखना है कि कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों कंट्रीज। एक और डेटा है सुंदर सा, एंड मतलब लगातार काट तो रही ही है US गवर्नमेंट, ब्रेन ड्रेन भी देखने को मिल रहा है USA से, ठीक है, जिससे उसका लॉस हो रहा है, जो मैं इसको आगे दिखा दूंगा। वही कॉन्ट्रास्ट अगर चाइना में देखो तो इंक्रीज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मतलब कि स्टडीली
चाइना जो इसमें आगे बढ़ा है, मतलब इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट्स ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचर इंडेक्स जो है रिसर्च लीडर्स रैंकिंग, टॉप 20 जो यूनिवर्सिटीज ग्लोबली है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो है ग्लोबली, उसमें से 8 चाइना के हैं, ठीक है, एक US का और एक यूरोप से आता है। सो इट शोज कि हायर एजुकेशन में कहाँ चाइना आगे कैसे बढ़ा है लास्ट 2 डेकेड्स में। देखो ये प्रोजेक्ट्स जो है थोड़ा देख लीजिएगा कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चाइना ने लॉन्च किया था पोस्ट मतलब मिड 1990s के बाद। इसका नाम है प्रोजेक्ट 211, प्रोजेक्ट 985 एंड द CN9 लीग। मे बी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट ऐसी चीज़ें UPSC पूछ देता है कि ऐसे कोई टर्म उठा लिया और उसको हम किस चीज़ से ये रिलेटेड है, अबाउट व्हाट इट इज़, ठीक है। सो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। चाइनाज फर्दर राइज देखो तो AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको रिलीज करती है, 40% ऑफ ऑल AI पब्लिकेशन इन 2021 जो है वो चाइना कर रही, 40% ऑफ ऑल AI पब्लिकेशन 2021 में। और अगर कंपेयर करें यूरोप से एंड UK 15% कर रही है दोनों टुगेदर, एंड US 10% कर रही है। सो इतना बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। और देखो ये लिख सकते हो आप, इसको आप लिख के रख सकते हो, AI में चाइना कैसे लीड ले रहा है। तो जो AI पब्लिकेशंस है उसमें 40% है। और ऑल्सो वन मोर थिंग इन टर्म्स ऑफ, हाँ ये चाइनीज पेपर्स ऑल्सो रिप्रेजेंटेड 29% ऑफ ग्लोबल AI साइटेशंस इन 2021, ठीक है, अहेड ऑफ यूरोप एंड UK 21.5% एंड US 15%। तो जो पेपर्स AI ग्लोबल AI साइटेशन है ना, उसमें भी चाइना का 29% शेयर है। और अगर और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है ऑन R&D, अगर उसको देखें 2023 का, तो चाइना जो है ऑलमोस्ट US के बराबर आ गया है, ठीक है, 823 बिलियन US डॉलर कंपेयर टू चाइना 780 US बिलियन डॉलर, ठीक है। और ग्रो कर रहा है चाइना 8.7% एनुअली जो फंडिंग है उसको लेकर, एंड US 1.7, तो बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। सो ये कंपैरिजन जो है ना, हम इसको यूज कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को और मजबूत करने के लिए। AI में कैसे चाइना लीड ले रहा है, ठीक है। एक US चाइना के बीच में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये डेटा स्पेसिफिक है, बस मैं इसीलिए इसको अलग से मैंने पूरा आर्टिकल कवर किया है, ठीक है। इसी में ये जो इंपॉर्टेंट लगे आप इसको लिख के रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है डोगरी लैंग्वेज को लेकर है, जम्मू की लैंग्वेज है, ओके। सो इसका डिक्लाइन हो रहा है। यूनाइटेड जो यूनेस्को है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट बाय यूनेस्को, इंडिया हैज टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायलेक्ट्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड इंडिया ने 220 जो लैंग्वेजेस है ना उसको लूज किया है लास्ट 50 ईयर्स में। बहुत बड़ी बात है यार, हैज लॉस्ट ओवर 220 लैंग्वेजेस इन लास्ट 50 ईयर्स, ओके। तो इसी वजह से डोगरी न्यूज में चल रहा है। अब देखते हैं कंसर्न ओवर द डिक्लाइन ऑफ डोगरी लैंग्वेज इन जम्मू रीजन डिस्पाइट इट्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन अंडर जम्मू कश्मीर। जो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 में आया था, तो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। ये देखो, अनलाइक उर्दू, कश्मीरी, हिंदी एंड डोगरी, ये लैंग्वेजेस ऑफिशियल हैं। इसके अलावा ये भी है। सर्वेज शो शार्प फॉल इन यूसेज एंड लिटरेसी स्पेशली अमंग द यूथ एंड अर्बन पॉपुलेशन। मतलब डोगरी के बारे में स्पेसिफिकली बात आ रहा है। अब ये क्वेश्चन, ये जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इंडियन सोसाइटी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से भी इसको देख सकते हैं। इंडियन सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है ना, हमारा फीचर है ना, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो उस बेसिस पे हम सैलिएंट फीचर्स में इसको पढ़ते हैं। तो किसी लैंग्वेज का डिक्लाइन हो रहा है, तो अगर डोगरी का जिस तरह से हो रहा है, अदर लैंग्वेजेस के भी ऐसे ही हो रहे होंगे, मतलब कॉमन होंगे ना। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि हम समझ सकते हैं रीजन क्या है इसको समझेंगे। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। 8th शेड्यूल के 22 जो लैंग्वेजेस हैं उसमें वन ऑफ द लैंग्वेजेस में इसको इंक्लूड किया गया था या नहीं, ये क्वेश्चन है।
यूपी पीसीएस में भी पूछा था। आप लोग बताना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और अगर किया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर भी बताना। सो लेट अस सी। एक तो ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन की वजह से डिक्लाइन होता है, डिमांड है इंग्लिश की या भारत के शहरों में हिंदी की, तो उस हिसाब से लोग चूज करते हैं इस लैंग्वेज को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। देन पॉलिसी नेग्लेक्ट भी होता है, रिकग्निशन लेट से मिलती है, यहाँ पे रहा। वीक इंस्टीट्यूशनल एंड एजुकेशनल सपोर्ट जो है वो भी रीजन है। थर्ड रीजन इज जनरेशनल गैप, यंग स्पीकर्स सो जीरो प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग राइटिंग डोगरी, ठीक है। फिर अर्बन रूरल डिवाइड भी है, एंड देन लैक ऑफ एक्टिव प्रमोशन, ये भी नहीं हो रहा है। वैसे इसमें 5 जो रीजन है अच्छे से दे रखे हैं, ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन एंड परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 3 रीजन्स यहाँ हो गए और 2 रीजन्स इधर है कि पॉलिटिकल चॉइसेस एंड लैक ऑफ एक्टिव इंटरेस्ट, मतलब कि ऑल टुगेदर ऐसे हम पढ़ सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे। और इसके लिए हम मेंस के लिए पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ओके, तो सेंटर इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट दैट द vacancies in Central Information Commission, including the Chief Information Commissioner, will be filled in 2-3 weeks. CIC currently has only 2 members out of 10 sanctioned posts. Petitioners alleged opacity in appointments and 30,000 pending RTI cases due to delays. सिंपल समझो, CIC जो एक डेजिग्नेशन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या मतलब कि कमिश्नर कह लो या ऑल टुगेदर कमीशन ही देख लीजिए, ठीक है। उसका एक चीफ है एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एंड आरटीआई एक्ट आपको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, उसी से ये बनाई गई है। अब टोटल स्ट्रेंथ जो नेट स्ट्रेंथ जो है ना, कह लो 10+1 होता है, बट अभी के हिसाब से बस 2 ही है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो है भी नहीं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो जिस पर्पज से इंफॉर्मेशन जो आरटीआई का इसको लाया गया था वो फुलफिल नहीं होता है, और पेंडेंसी वही, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं बट सुनवाई हो ही नहीं रही है, उस पर कार्रवाई हो ही नहीं रही, ठीक है। सो एस्टैब्लिश्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपोजिशन एक चीफ होता है एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कैसे करते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन कमिटी एक है, हाई पावर्ड कमिटी, जिसके 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के हैं, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो 2 इधर का हो गया, एक इधर से हो गया अपोजिशन से। अब टेन्योर 3 इयर्स या 65 इयर्स तक होता है, जो भी पहले आएगा। रीअपॉइंटमेंट नहीं है अलाउड, ठीक है। एंड सैलरी सेम एज इलेक्शन कमिश्नर्स एंड फंक्शन सिंपल है, हियर्स आरटीआई अपील्स, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, इम्पोजेस पेनल्टीज ऑन डिफॉल्टिंग ऑफिशियल्स। बेसिक था, हमने देख लिया। डिले हो रहा है इनके अपॉइंटमेंट में, इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात गई एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा, ठीक है। तो उस जवाब में ये कहा गया कि 2-3 हफ्ते में इसको जो है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोस्ट को फिल कर लिया जाएगा, ठीक है। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। सो बेसिक है ये, सूडान है। अगर आप देखो, सूडान से ब्रेक होके एक और कंट्री निकली थी कुछ दिनों पहले, 2013-14 के अराउंड, साउथ सूडान, ये दिख रहा होगा आपको। ये रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। इजिप्ट, चैड, ठीक है, इथोपिया, एरिट्रिया। अब मुझे ये दिखाना है सिंपल में कि सूडान का ये एल फसर, एक ये पूरा रीजन जो ना दारफुर है, न्यूज़ में रहता है। तो सूडान में क्या हो रहा है कि गृह युद्ध कह लो, सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है। तो एक अलग से फोर्स निकल के आई है, RSF, और जो गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट की जो फोर्सेस है उनके बीच में फाइट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट है। पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, पैरामिलिट्री सॉरी, claimed control of El Fasser, the Sudanese army's last stronghold। जो सूडान की आर्मी है ना, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल आर्मी है, उस पे उसने इस सिटी को लूज कर दिया, ठीक है, जो कि वेस्टर्न दारफुर में है, ट्रैपिंग थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस।
and UN local groups warned of a humanitarian crisis and media blackouts as the RSF consolidates power. सिंपल समझो, RSF और जो सुडानी आर्मीज है, जो सिविल वॉर हो रहा है 2 सालों से, लास्ट 2 ईयर से, तो उसमें RSF ने ना दारफूर रीजन को कैप्चर कर लिया. उसमें एक इम्पॉर्टेंट सिटी था जो कि सुडानी आर्मी कंट्रोल करती थी, उसको भी अपने मतलब कंट्रोल कर लिया, उस पर जीत पा लिया एक तरह से. एल फसैर नाम है इसका, ठीक है. और ये कॉन्फ्लिक्ट 2023 से चल रहा है. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि एल फसैर इज द लास्ट आर्मी हेल्ड सिटी इन दारफूर. इट्स फॉल मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द वॉर. तो एक तरह से जो RSF है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्स, वो मजबूत होकर उभर रहा है कि उसने एल फसैर को भी कंट्रोल कर लिया. बस हमें इसीलिए समझना था. दारफूर रीजन से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में. एल फसैर उसका एक छोटा सा शहर है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी. अब जो है ना, गवर्नमेंट के फोर्सेस या गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब जो है ना RSF इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है. ये रीजन जो है ना, रेडिस आर्मी या एलाइड ग्रुप जो सुडान की है वो कंट्रोल कर रही है. आई थिंक ये 25 अगस्त का ये डायग्राम है. एंड जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, वो RSF कंट्रोल कर रही है, ठीक है. तो इधर ईस्टर्न रीजन में गवर्नमेंट के फोर्सेस है और इधर वेस्टर्न रीजन में कह लो RSF कंट्रोल कर रही है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं हम कल. आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एंड 7 to 9 PM जो है अपनी जो द डायमेंशन फैक्ट्री है उसके क्वेश्चन को भी सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है. आई होप कल मैं ठीक हो जाऊँ कम्प्लीटली एंड फिर हम प्रैक्टिस करेंगे TDF को भी, और जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस करते हैं वो तो है, ठीक है. बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल.